क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर मुस्कान, हर शब्द, हर ख्याल किसी अदृश्य स्क्रीन पर दर्ज हो रहा हो? आपकी यादें बदली जा सकती हों। आपको यह मानना पड़े कि 2 और 2 5 होते हैं, सिर्फ इसलिए कि सरकार ने कह दिया। यही है 1984 की दुनिया। यह सिर्फ एक उपन्यास नहीं, यह चेतावनी है, यह आईना है, यह भविष्य का नक्शा है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लिसन। आज हम लेकर आए हैं जॉर्ज ऑर्वेल की अमर कृति 1984 का विस्तृत हिंदी सार। पूरी कहानी, लेखक का इतिहास, किताब का मकसद, गहरे अर्थ, आज की प्रासंगिकता और प्रेरक सबक, सब कुछ एक ही वीडियो में। तो आइए शुरू करें इस यात्रा को और जानें वो सच्चाई जिसे छुपाया नहीं जा सकता। एरिक आर्थर ब्लेयर, जिन्हें पूरी दुनिया जॉर्ज ऑर्वेल के नाम से जानती है, 1903 में भारत के मोतिहारी, बिहार में पैदा हुए थे। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन में पुलिस अफसर के तौर पर भी काम किया और फिर पत्रकारिता, लेखन और राजनीतिक टिप्पणीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके जीवन के अनुभव, विशेषकर साम्राज्यवाद, गरीबी और अधिनायकवादी शासन से सामना, उनकी रचनाओं में साफ दिखाई देते हैं। एनिमल फार्म 1945 के बाद 1949 में उन्होंने 1984 प्रकाशित की, जो सीधे सीधे अधिनायकवाद, सेंसरशिप और भाषा के नियंत्रण पर केंद्रित है। ऑर्वेल ने यह किताब द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी, जब दुनिया ने नाजीवाद, फांसीवाद और सोवियत टोटलिटेरियनिज्म जैसे भयावह शासन देखे थे। उन्हें डर था कि तकनीक, प्रचार और सत्ता मिलकर किसी भी समाज को गुलाम बना सकते हैं। उन्होंने यह किताब सिर्फ साहित्यिक कल्पना के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों को सावधान करने के लिए लिखी कि अगर हम नहीं चेते तो भविष्य ऐसा ही होगा। कहानी एक काल्पनिक महाशक्ति ओशेनिया में घटती है। यह एक ऐसा देश है जो हमेशा युद्ध में है, कभी यूरेशिया से, कभी ईस्ट एशिया से। यहां एकमात्र सत्तारूढ़ पार्टी है जिसका प्रतीक है बिग ब्रदर। हर दीवार पर बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू लिखा है। हर घर में टेलीस्क्रीन लगी है जो नागरिकों की हर हरकत रिकॉर्ड करती है। ओशेनिया की व्यवस्था 4 मंत्रालयों में बंटी है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, प्रचार और इतिहास बदलने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पीस, युद्ध चलाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ लव, दमन और यातना के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी, आर्थिक झूठ के लिए। यहां तक कि भाषा भी बदल दी गई है, न्यू स्पीच के रूप में, ताकि लोग विरोध के शब्द ही भूल जाएं। विंस्टन स्मिथ, 39 वर्षीय साधारण दिखने वाला व्यक्ति, पर भीतर से सच की तलाश करने वाला, वह मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करता है और हर दिन इतिहास को पार्टी के हिसाब से बदलता है, पर उसके मन में सवाल उठते रहते हैं। जूलिया, एक युवा, निडर और व्यावहारिक महिला, वह पार्टी के नियम तोड़कर छोटे छोटे तरीकों से अपनी आजादी जीती है। विंस्टन के लिए वह सिर्फ प्रेमिका नहीं, बल्कि उम्मीद का प्रतीक है। ओब्रियन, रहस्यमय, बुद्धिमान और उच्च पदस्थ पार्टी सदस्य। विंस्टन उसे अपना गुप्त साथी समझता है, पर अंत में वही उसे तोड़ देता है। बिग ब्रदर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक सत्ता का चेहरा। हो सकता है यह व्यक्ति सचमुच हो या सिर्फ प्रतीक, पर उसका डर सबके दिल में बैठा है। लंदन, अप्रैल का एक ठंडा दिन। हवा में धूल और डर दोनों घुला है। पोस्टरों पर एक ही चेहरा, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। विंस्टन स्मिथ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ का छोटा कर्मचारी, भीड़ में चलता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, पर उसके मन में तूफान है। उसका काम है पुराने समाचार और दस्तावेज बदलना। इतिहास हर दिन फिर से लिखा जाता है ताकि पार्टी कभी गलत ना दिखे। उस शाम वह पहली बार अपने कमरे में एक डायरी निकालता है। यह डायरी उसके लिए मौत का साइन है, पर वह लिखना शुरू करता है, डाउन विद बिग ब्रदर। यह उसकी पहली व्यक्तिगत बगावत है। एक दिन ऑफिस में उसे एक छोटी सी पर्ची मिलती है। उस पर लिखा है, आई लव यू। यह पर्ची है जूलिया की। वह पार्टी की जूनियर सदस्य है, लेकिन भीतर से अलग सोचती है। वह और विंस्टन मिलने लगते हैं। उनका मिलना किसी क्रांति की योजना नहीं, बल्कि मनुष्यता को बचाने का तरीका है। वे गुप्त जगहों पर मिलते हैं, पार्क, भीड़-भाड़ वाली गलियों में और अंत में मिस्टर चारिंगटन के कमरे में। वहां कोई टेलीस्क्रीन नहीं। ऐसा लगता है जैसे कुछ पलों के लिए आजादी है। विंस्टन को लगता है कि पार्टी के भीतर भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। उनमें से एक है ओब्रियन, उच्च पदस्थ अधिकारी।
ओब्रियन विंस्टन को गुप्त किताब देता है, इमैनुअल गोल्डस्टीन की द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ओलिगार्किकल कलेक्टिविज्म, जिसमें पार्टी की असलियत बताई गई है। विंस्टन और जूलिया इसे पढ़कर सपने देखते हैं। क्या एक दिन यह सत्ता गिरेगी? दरवाजा टूटता है, चारिंगटन का चेहरा बदल जाता है। वह असल में थॉट पुलिस है। विंस्टन और जूलिया को पकड़ लिया जाता है। ओब्रियन असली रूप में सामने आता है। वह पार्टी का वफादार अधिकारी है। सब कुछ जाल था। मिनिस्ट्री ऑफ लव में न प्यार है न इंसानियत, यहां सिर्फ यातना है। विंस्टन को महीनों तक मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं। ओब्रियन उसे तोड़ता है। सिर्फ यह स्वीकार करना काफी नहीं कि बिग ब्रदर सही है, तुम्हें यह मानना भी होगा। अंत में रूम 101 आता है, वह जगह जहां हर कैदी का सबसे बड़ा डर इस्तेमाल किया जाता है। विंस्टन के लिए यह चूहे हैं। डर के आगे वह सब कुछ कबूल करता है, जूलिया तक को धो देता है। कहानी के अंत में विंस्टन कैफे में बैठा है। वह अखबार पढ़ता है, खेल देखता है और अचानक महसूस करता है, मैं बिग ब्रदर से प्यार करता हूं। उसकी आत्मा टूट चुकी है। वह अब वही है जो पार्टी चाहती थी। लंदन, अप्रैल का एक ठंडा धुंधला दिन। घड़ी ने अभी 13 बजाए हैं। हवा में धूल है, गली गली में सड़ांध और डर का मिश्रण। हर मोड़ पर एक ही चेहरा, मोटा सा, बड़ी मूंछों वाला, जिसके नीचे लिखा है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। हर दीवार पर यह चेतावनी, हर घर में टेलीस्क्रीन। ऐसा लगता है जैसे शहर सांस नहीं ले रहा। विंस्टन स्मिथ भीड़ में चलता है। 39 साल का दुबला पतला, दाईं टांग में पुराने घाव की वजह से हल्का लंगड़ाता हुआ। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, क्योंकि भाव भी यहां अपराध है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में उसका रोज का काम है इतिहास को मिटाना, पुराने समाचार बदलना, ताकि पार्टी कभी गलत न दिखे। आज उसने सुबह से 12 दस्तावेज बदल दिए हैं। किसी का नाम मिटा दिया, किसी घटना को उलट दिया, किसी भाषण को नया बना दिया। उसे मालूम है कि वह झूठ लिख रहा है, लेकिन यही काम है, यही जीना है। जो पार्टी कहे वही सच है। लेकिन उसके भीतर सवाल उठते हैं। उसे याद है बचपन की धुंधली यादें, मां का चेहरा, युद्ध से पहले का समय। वह जानता है कि पार्टी के रिकॉर्ड सब झूठे हैं और आज उसने फैसला किया है, वह इसे लिखेगा। उस शाम वह घर आता है। उसका फ्लैट भी निगरानी में है। टेलीस्क्रीन लगातार आदेश दे रही है, पर खिड़की के पास एक कोना ऐसा है जहां कैमरे की नजर नहीं। वहीं बैठकर वह पुराना भूरे रंग का एक नोटबुक निकालता है। यह डायरी रखना सबसे बड़ा अपराध है, थॉट क्राइम। उसके हाथ कांप रहे हैं। वह पेन खोलता है और लिखना शुरू करता है। पहले तारीख लिखने की कोशिश करता है। उसे पक्का याद नहीं कि आज कौन सा साल है, 1984 शायद। फिर अचानक उसके हाथ खुद चल पड़ते हैं और लिखते हैं डाउन विद बिग ब्रदर। वह रुक जाता है। पसीना उसके माथे पर है। अगर किसी ने पढ़ लिया तो मौत तय है, लेकिन यह लिखना ही उसकी आजादी है। पहली बार उसने अपनी सोच को शब्द दिया है। यह उसका छोटा सा विद्रोह है, इतना छोटा कि किसी को दिखे भी नहीं, मगर उसके भीतर एक आग जल उठी है। बाहर टेलीस्क्रीन पर बिग ब्रदर की आवाज गूंज रही है, पार्टी हमेशा सही है। और इस कमरे के कोने में एक आदमी ने पहली बार अपनी आत्मा की सच्चाई लिख दी है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ का लंबा सा दफ्तर, अनगिनत डेस्क, टाइपराइटरों की खट्टर पटर और हर टेबल के ऊपर एक टेलीस्क्रीन। यहां हर कोई शब्दों को मरोड़ रहा है, तथ्यों को पलट रहा है। इस भीड़ में एक साधारण सी लड़की, काले बाल, लाल बेल्ट वाली, काम करती है। यही जूलिया है। विंस्टन ने उसे कई बार देखा है, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। विंस्टन जूलिया से सावधान रहता है। उसे लगता है कि यह लड़की थॉट पुलिस की एजेंट होगी, लेकिन उसके मन में एक अनजाना आकर्षण भी है। एक दिन जब सब लोग लंच ब्रेक पर हैं, अचानक जूलिया भीड़ में से निकलकर विंस्टन के पास आती है। वह गिरने का नाटक करती है और उसके हाथ में एक छोटा सा कागज थमा देती है। विंस्टन कागज खोलता है। उस पर सिर्फ 3 शब्द हैं, आई लव यू। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है। यह वाक्य सिर्फ प्रेम नहीं है, यह अपराध है। वह घंटों सोचता है, यह क्या है, जाल है, धोखा है, या सच में किसी ने उसे चुना है। अगले कुछ दिनों तक वह घबराया रहता है। फिर वे दोनों भीड़ में बिना किसी को पता लगे मिलने का तरीका खोजते हैं। वे भीड़ भाड़ वाले बाजार में, पार्क में और अंत में जंगल जैसे एक सुनसान इलाके में मिलते हैं। पेड़ों के बीच, हवा में मिट्टी की महक, कोई टेलीस्क्रीन नहीं, कोई निगरानी नहीं। वहां जूलिया मुस्कुराती है,
पहली बार। वह कहती है, तुम सोचते हो मैं पार्टी से डरती हूं? मैं नहीं डरती। मैं छोटे छोटे तरीकों से उन्हें धोखा देती हूं। यही मेरी आजादी है। विंस्टन, धीरे। हमारे साथ क्या होगा? जूलिया मुस्कुराकर, जो होगा देखा जाएगा। अभी यह पल हमारा है। यह प्रेम उनका क्रांतिकारी घोषणा पत्र नहीं है, यह उनका मनुष्य बने रहने का प्रयास है। पार्टी ने सेक्स, प्रेम, निजी संबंध सबको नियंत्रित कर लिया है, लेकिन जूलिया और विंस्टन अपने रिश्ते से उस नियंत्रण को तोड़ते हैं। वे एक पुरानी दुकान के ऊपर वाले कमरे में मिलना शुरू करते हैं। यह कमरा मिस्टर चारिंगटन का है। यहां कोई टेलीस्क्रीन नहीं, कोई कैमरा नहीं, कम से कम उन्हें यही लगता है। कमरा छोटा है, पुराना सा फर्नीचर, दीवार पर एक प्राचीन तस्वीर और खिड़की से आती हल्की सी धूप। यहीं पर वे पुराने गानों की रिकॉर्ड सुनते हैं, बातें करते हैं, सपने देखते हैं। क्या एक दिन यह पार्टी खत्म होगी? जूलिया विंस्टन से अलग है। वह बड़ी राजनीतिक सोच में नहीं पड़ती। वह बस आजादी के छोटे छोटे पल चुराती है। विंस्टन को लगता है शायद यही शुरुआत है किसी बड़े बदलाव की। शायद उनके जैसे और भी होंगे, शायद एक दिन। पर उन्हें नहीं पता कि उनके चारों ओर जाल कस चुका है। कमरा उतना सुरक्षित नहीं जितना उन्हें लगता है। दीवार की तस्वीर के पीछे कुछ छुपा है, पर अभी वे खुश हैं और यह खुशी ही उनका अपराध है। रात का समय, विंस्टन अपने कमरे में बैठा है। बाहर हवा तेज है, टेलीस्क्रीन पर पार्टी का भाषण चल रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ और है। एक सपना, एक उम्मीद। उसने कहीं सुना है ब्रदरहुड, पार्टी के खिलाफ गुप्त संगठन, लेकिन क्या वह सच है या सिर्फ अफवाह? कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में एक घटना हुई थी। विंस्टन कागज देख रहा था, तभी पास से ओब्रायन गुजरे, ऊंचे तेज नजर वाले इनर पार्टी के सदस्य। ओब्रायन ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी, बस एक मुस्कान, पर विंस्टन के दिल में यह चिंगारी बन गई। क्या वह मुस्कान कोई संकेत थी? क्या ओब्रायन भी हमारी तरह सोचता है? एक शाम जब सब अपने अपने डेस्क से जा चुके थे, ओब्रायन ने विंस्टन के पास आकर कुछ बोला। ओब्रायन, तुम न्यूज़पीक शब्दकोश का नया संस्करण देख रहे हो? मेरे पास एक कॉपी है, कभी आओ, मैं तुम्हें दूंगा। यह साधारण सा आमंत्रण था, लेकिन विंस्टन को लगा कि यह संकेत है। उसने तय कर लिया, वह ओब्रायन के घर जाएगा। रात के अंधेरे में पार्टी के इमारतों के बीच से निकलते हुए विंस्टन और जूलिया ओब्रायन के फ्लैट की ओर जाते हैं। इनर पार्टी का यह फ्लैट अलग है। यहां दूध, वाइन, असली कॉफी है, जो आउटर पार्टी को नहीं मिलता। यहां की हवा भी अलग लगती है। ओब्रायन मुस्कुराकर, तुम दोनों जानते हो कि यह रास्ता खतरनाक है। विंस्टन, हम जानते हैं। जूलिया, हम फिर भी आए हैं। ओब्रायन उन्हें बैठाता है, उन्हें वाइन पिलाता है। वह कहता है कि वह ब्रदरहुड नामक गुप्त संगठन का हिस्सा है। वह उन्हें शपथ दिलाता है। क्या तुम लोग किसी भी बलिदान के लिए तैयार हो? विंस्टन और जूलिया, हाँ। क्या तुम लोग किसी भी अपराध, किसी भी धोखे के लिए तैयार हो? हाँ। क्या तुम लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो? हाँ। फिर ओब्रायन उन्हें गोल्डस्टीन की किताब देगा, जिसमें पार्टी के सच और झूठ का खुलासा है। विंस्टन को लगता है अब वह अकेला नहीं है, अब उसके पास कोई उद्देश्य है। वह किताब पढ़ते हुए उसे लगता है कि वह इतिहास समझ रहा है, सत्ता की सच्चाई समझ रहा है। किताब बताती है पार्टी सिर्फ सत्ता चाहती है, किसी और चीज के लिए नहीं। पर उसे नहीं पता कि यह सब एक जाल है। उसके चारों ओर नजरें हैं, उसके छोटे छोटे सपने, उसकी यह उम्मीद, सब पर कोई ना कोई नजर रखे हुए हैं। लेकिन इस पल, इस कमरे में वह पहली बार खुद को बड़ा महसूस करता है। उसके भीतर एक अजीब सी शांति है, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। बरसात का दिन, खिड़की के शीशे पर पानी की धारियां, कमरे में हल्की सी नमी। विंस्टन और जूलिया अपने गुप्त कमरे में हैं। वह पुराना सा कमरा जो मिस्टर चारिंगटन की दुकान के ऊपर है। दीवार पर वही तस्वीर, वही फर्नीचर। वे सोचते हैं यहां कोई टेलीस्क्रीन नहीं, यहां वे आजाद हैं। वे बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सपने देख रहे हैं। जूलिया बिस्तर पर लेटी है, विंस्टन खिड़की के पास किताब पढ़ रहा है, गोल्डस्टीन की किताब। वह जोर जोर से पढ़ रहा है। पार्टी का उद्देश्य है सत्ता, सत्ता ही सब कुछ है। अचानक कमरे में एक ठंडी अजनबी आवाज गूंजती है। तुमने काफी पढ़ लिया विंस्टन। दोनों चौंक जाते हैं। आवाज दीवार की तस्वीर के पीछे से आ रही है। वह तस्वीर गिरती है और उसके पीछे से एक टेलीस्क्रीन दिखाई देती है।
सालों से वे जिस पर भरोसा कर रहे थे, वह कमरा, वह तस्वीर, सब जाल था। दरवाजा टूटता है। अंदर काले कपड़ों वाले मास्क लगाए लोग घुसते हैं। थॉट पुलिस। जूलिया चीखती है। विंस्टन आगे बढ़ता है, लेकिन वे दोनों को पकड़ लेते हैं। जूलिया, विंस्टन, विंस्टन, जूलिया। उन्हें अलग अलग घसीट कर ले जाया जाता है। मिस्टर चारिंगटन भी वहां है, लेकिन अब वह एक बूढ़ा दुकानदार नहीं, बल्कि थॉट पुलिस का एजेंट है। विंस्टन उसकी तरफ देखता है। मिस्टर चारिंगटन मुस्कुराता है। उसकी आंखें ठंडी और बेरहम हैं। एक ही पल में उनके सारे सपने, उनका प्रेम, उनकी आजादी, सब खत्म हो गया। अब वे पार्टी की गिरफ्त में हैं। यह कोई सामान्य गिरफ्तारी नहीं। अब उन्हें ले जाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लव, प्यार का मंत्रालय, जो असल में यातना और ब्रेन वॉश का घर है। वहां उनके साथ जो होगा उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं। बाहर बारिश रुक चुकी है। अंदर एक और तूफान शुरू होने वाला है, उनके मन, उनके शरीर और उनकी आत्मा पर। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। विंस्टन को पता नहीं कितने दिन, कितनी रातें वह यहां हैं। न कोई घड़ी, न कोई खिड़की, बस चमकदार सफेद कमरा, ठंडी रोशनी और लोहे की कुर्सी। हर थोड़ी देर में दरवाजा खुलता है, कोई आता है, और फिर दर्द। उससे बार बार पूछताछ होती है। झूठे आरोप, अनगिनत सवाल। उससे पार्टी के झूठ को सच मानने को कहा जाता है। कभी बिजली के झटके, कभी नींद से वंचित कर देना। धीरे धीरे उसका शरीर टूट रहा है, लेकिन वह सोचता है, मेरे मन को वे नहीं तोड़ पाएंगे। फिर एक दिन ओब्रायन कमरे में आता है। हाँ, वही ओब्रायन जिसे वह अपना साथी समझता था। अब वह उसका यातनाकार है। ओब्रायन ठंडी मुस्कान के साथ, तुमने सोचा था मैं तुम्हारे साथ हूं? मैं पार्टी के साथ हूं, विंस्टन। पार्टी गलती नहीं करती, तुम गलती करते हो। ओब्रायन उसे समझाता है, पार्टी का उद्देश्य सत्ता है। हम सच को बदलते हैं, हम अतीत को बदलते हैं। तुम्हारा विचार, तुम्हारी आत्मा, सब हमारे नियंत्रण में होगा। फिर आता है रूम 101, सबसे डरावना कमरा। हर कैदी के लिए यहां उसका सबसे बड़ा डर होता है। विंस्टन के लिए चूहे। उसे कुर्सी पर बांधा जाता है। उसके चेहरे के पास एक पिंजरा लगाया जाता है जिसमें भूखे चूहे हैं। ओब्रायन धीरे, तुम्हें पता है रूम 101 में क्या है? विंस्टन सिहर कर, नहीं। ओब्रायन, वहां वह है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। विंस्टन घबराता है। पिंजरे का दरवाजा खुलने ही वाला है। चूहे उसके चेहरे तक आने ही वाले हैं, और उस पल वह टूट जाता है। वह चिल्लाता है, जूलिया, ये सब उस पर करो, मुझ पर नहीं। यह उसकी आत्मा की हार है। अब पार्टी जीत चुकी है। अब विंस्टन के अंदर कोई गुप्त विद्रोह नहीं, कोई प्रेम नहीं। अब सिर्फ डर है। यही पार्टी चाहती थी, सिर्फ डर और आज्ञाकारिता। रूम 101 के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाहर की दुनिया वही है, लेकिन अंदर का इंसान बदल चुका है। कितने महीने बीत गए कोई नहीं जानता। अब विंस्टन वही आदमी नहीं रहा। उसका चेहरा सूख गया है, बाल झड़ गए हैं, आंखें खोखली हो गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लव ने उसे बाहर रिहा कर दिया है, लेकिन यह रिहाई सिर्फ शरीर की है। मन उसका अब उनका है। वह उसी शहर की गलियों में घूमता है। वही पोस्टर, वही नारे, वही टेलीस्क्रीन। लेकिन अब उसे गुस्सा नहीं आता। वह चेस्टनट ट्री कैफे में बैठता है, सस्ती सी जिन पीता है। वह अखबार पढ़ता है, लेकिन उसे समझने की कोशिश नहीं करता। जूलिया अब कहीं नहीं है। कभी अचानक वह जूलिया से सड़क पर टकरा जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोई भावना नहीं। जूलिया कहती है, उन्होंने मुझे भी तोड़ दिया। विंस्टन सिर हिलाता है, मुझे भी। और दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़ते हैं। अब उनके बीच न प्रेम है, न विद्रोह, न उम्मीद, सिर्फ खालीपन है। कैफे में टेलीस्क्रीन पर बिग ब्रदर का चेहरा उभरता है। बाहर भीड़ हाँ जीत के नारे लगा रही है। विंस्टन मुस्कुराता है, एक असली गहरी मुस्कान। उसके मन में अब कोई सवाल नहीं। अब उसे बिग ब्रदर से डर नहीं, बल्कि प्यार है। फुसफुसाते हुए, विंस्टन, मैं उसे प्यार करता हूं, मैं बिग ब्रदर को प्यार करता हूं। यही पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने न सिर्फ उसके शरीर को तोड़ा, न सिर्फ उसकी सोच को बदला, उन्होंने उसके दिल को भी बदल दिया। अब विंस्टन वही कह रहा है जो पार्टी चाहती है। अब उसके भीतर कुछ भी अपना नहीं बचा। और इसी के साथ 1984 की कहानी खत्म होती है। एक चेतावनी के रूप में, एक आईना दिखाने के रूप में, कि जब सत्ता बिना जवाबदेही के, बिना नैतिकता के सिर्फ अपने लिए होती है,
तो वह इंसान से इंसानियत तक छीन सकती है। दोस्तों, यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि विचारों की आजादी, सच बोलने की हिम्मत और इंसानियत को बचाए रखना कितना जरूरी है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही प्रेरक और चेतावनी देने वाली किताबों के सार आपके लिए लाते रहेंगे।